नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाए जाने की हर तरफ से हो रही है मुखालफत। गिलगित बल्तिस्तान के काश्तकार हैं मुश्किलात का शिकार। और जम्मू कश्मीर में माही परवरी के लिए हुकूमत खास तौर से दे रही है माली इमदाद और सब्सिडी। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों ने अपने फौजी जनरलों की सलाह पर अमल करते हुए गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने का फैसला किया है। इस ऐलान की हर तरफ से मुखालफत हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान के साथ अव्वल दिन से ही पाकिस्तान इम्तियाजी सलूक बरतता आया है। शुरुआत में इस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा जमाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के वसाइल पर काबिज हुआ। मकामी अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। इतना सब होने पर भी मन नहीं भरा तो यहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौजियों और एजेंसियों ने डेरा डाल दिया। कभी अवाम को डराकर तो कभी फुसलाकर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपने साथ मिलाना चाहा। इसी सिलसिले में नई चाल चलते हुए पाकिस्तान ने इसे अपना 5वां सूबा बनाने का हरबा अपनाया है। इस फैसले की न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम भी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों का अपने शहरियों के लिए किरदार चाहे जैसा भी हो, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए तो हमेशा आंखों में धूल झोंकने जैसा रहा है। यहाँ के अवाम में बढ़ती बेइत्मीनानी देखकर पाकिस्तान ने इन दिनों एक नया दांव खेला है। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने का लालच दिया है, लेकिन ये प्रपोजल देकर पाकिस्तान खुद ही अपने जाल में फंस गया। इस फैसले की न सिर्फ गिलगित की गली कूचों में मुखालिफत हो रही है, बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भी इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है। JKLF के आला रहनुमा तौक़ीर गिलानी का तो साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान ने ये फैसला चीन के दबाव में आकर लिया है ताकि उसके सिपैक मंसूबे पर कोई आंच न आए। ये पहली दफा नहीं ये हो रहा है, इससे पहले भी ये हर 2 साल के बाद ये मंसूबा लेके आ जाते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाए और अपने बाप चाइना को जो है ये सहूलत दें। यानी चाइना को सहूलत देने के लिए ये हमें काट के और हमारी तहरीक को खत्म करना चाहते। बार बार हमने इनको बताया और बार बार इनसे कहा कि आपके पास मुतबादल रास्ते हैं। ये हकूक के नाम पर ये कौन सा 15 लाख का, मुझे आप ये बताएं सारे दोस्त, 15 लाख का जिला नहीं होता है, 15 लाख आबादी का सूबा कैसे बन सकता है? गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने की बात कहकर मानो पाकिस्तान ने शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। क्या सियासतदान और क्या आम आदमी, क्या काश्तकार और क्या मजदूर, सभी एक नुक्ते पर मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के खिलाफ ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी फौजियों, कश्मीर हमारा छोड़ दो के नारे साफ तौर पर अवाम की नाराजगी बयां कर रहे हैं। अवाम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के इस फैसले की नुक्ताचीनी कर रहे हैं। सभी की एक ही मांग है कि अपने हक का फैसला गिलगित बल्तिस्तान हो या फिर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, वो खुद करेंगे। पाकिस्तान को ऐसा कोई फैसला थोपने की इजाज़त हरगिज नहीं दी जा सकती। गिलगित बल्तिस्तान का मसला जब तक मसले कश्मीर का हल हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में मिलकर तय नहीं करेंगे, इसने कुछ नहीं होना है। इसका कोई हल नहीं, इसको इख्तियारात ही दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार इसमें इख्तियारात जो है वो आगे बढ़ा सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती। मैं पहले भी कह चुका हूं और एक मरतबा फिर दोबारा कहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट गिलगित बल्तिस्तान को अपना आईनी हिस्सा नहीं बना सकती है। ना सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला दे सकती है, ना पाकिस्तान की पार्लियामेंट इस पर बात कर सकती है। ये काम हो नहीं सकता। गिलगित कभी एक गुलिस्तान हुआ करता था, लेकिन आज ये धीरे धीरे वीरान हो रहा है। यहाँ सिर्फ 2 किस्म के लोग आबाद हो रहे हैं और दोनों का ही ताल्लुक इस खित्ते से नहीं है। पहला पाकिस्तान के शहरी और दूसरा चीनी बाशिंदे। यहाँ पहले से चल रहे गैर कानूनी तामीरी प्रोजेक्ट के लिए चीनी बाशिंदे पहले से ही मौजूद थे, लेकिन जब से इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे यानी सिपैक का ऐलान हुआ है, तब से यहाँ चीनी अफराद की आमद व रफ्त में मज़ीद इजाफा देखने को मिल रहा है। ये बात साफ तौर पर कही जा रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को
5वां सूबा बनाने की बात तो पाकिस्तान ने कही है, लेकिन इसके पीछे दिमाग चीनी माहिरीन का है। अगर इस खित्ते को, जो दरअसल जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उसे पाकिस्तानी सूबा बना दिया जाए तो चीन को अपने प्रोजेक्ट लगाने में आईनी तौर पर आसानी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंसान के बच्चों की तरह वहाँ के लोगों को इंसान समझो, उनको फ्री पैक में फ्री तस्लीम करो, उनकी जमीनों पर कब्जे करना बंद करो, वहाँ से अपना नेशन वापस बुलवाओ, वहाँ बाशिंदा रियासत कानून बहाल करो। ये गिलगित को अगर तुम उस तरफ लेके जाओगे तो ये याद रखो, ये जो तुम यहाँ पे घूम फिर रहे हो, ये मैं कोई भड़कबाजी नहीं कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे नहीं घूम फिर सकोगे, तुम्हारा कब्जा यहाँ पे नहीं रह सकेगा, तुम्हारी फौज यहाँ पे नहीं रह सकेगी। खास बात यह है कि जहां हमेशा की तरह अहम सियासी जमातों के लीडरान इस मसले पर खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं, वहीं आम लोग और कौम परस्त खुलकर इसके खिलाफ सफारा हो रहे हैं। उनका कहना है कि आइंदा 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के मद्देनज़र पाकिस्तान ने ये सियासी दांव खेला है। ये फैसला आवाम से पूछकर नहीं, बल्कि रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर में बैठकर लिया गया है। इसलिए पाकिस्तान पर हरगिज़ भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने हमेशा कश्मीरियों को धोखा दिया है। पाकिस्तान के धोखे की बात खुद आला हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी भी तस्लीम कर चुके हैं। आज अली गिलानी किधर है? पाकिस्तान टीवी उसको क्यों नहीं दिखा रहा? आज अली गिलानी को क्यों हुर्रियत कॉन्फ्रेंस छोड़ना पड़ी है? वो क्यों हुर्रियत कॉन्फ्रेंस छोड़कर पाकिस्तान से नाराज होकर घर में बैठा हुआ है? और जो उसने आखिरी पैगाम दिया वो यही दिया कि हम गलती पर थे, ये मुनाफिक हैं और ये हमारी पीठ में भी छुरा घोंपना चाहते हैं, इसलिए मैं इनसे अपने आप को अलग कर रहा हूं। पाकिस्तान की साजिशों के बाइस गिलगित बल्तिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सका। जिस खित्ते को खुद की बदौलत तरक्की याफ्ता और खुद कफील होना चाहिए था, वो लाखों करोड़ों रुपए की इमदाद के लिए भी पाकिस्तान का मोहताज बना रहता है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि ये खित्ता पाकिस्तान का ही नहीं, बल्कि चीन का भी मोहताज बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ चीनी इंजीनियर ही नहीं, बल्कि PLA के जवान भी तैनात हो रहे हैं। कौम परस्त ये भी खदशा जता चुके हैं कि चीन इस इलाके को लीज पर ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो यकीनन इस इलाके में बगावत के शोले भड़कने लाजमी है। खुदा ने जहां खुश्की पर अपनी नेमतें और दिल फरेब मनाजिर फैला रखे हैं, वहीं समुंदरों और दरियाओं की उछलती कूदती लहरों के नीचे गहराइयों में भी हैरत के नित नए जहां आबाद हैं। इंसान की खुराक में खुश्की पर पलने वाले जानवर और अजनास जितनी अहमियत रखते हैं, उतनी ही अहमियत पानी में रहने वाले जानवरों की भी है। हमारे यहाँ समुद्री या दरियाई खुराक में सबसे ज़्यादा पसंद और खाई जाने वाली गज़ा मछली है, जो न सिर्फ जायके में लजीज होती है, बल्कि गज़ाइयत से भी भरपूर होती है। और जम्मू कश्मीर में माही परवरी के लिए तो हुकूमत ख़ास तौर से माली इमदाद और सब्सिडी भी दे रही है। खुदा ने कश्मीर को बेशुमार इनामात से नवाजा है। बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सरसब्जो शादाब मैदानों, उबलते चश्मों, गिरते आबशारों, झाग उड़ाती दरियाओं और शोर मचाते झरनों से मालामाल इस खित्ते में जहां कई किस्म के नायाब जंगली जानवर पाए जाते हैं, वहीं यहाँ के दरियाओं और नदी नालों में मछलियों की कई इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें एक खास किस्म की मछली ट्राउट भी है। इसी के मद्देनजर हुकूमत माही परवरी के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत माली इमदाद फराहम कर रही है, जिसका पुलवामा के अवाम भरपूर फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे जो इस्टाब्लिश किया है फिश यूनिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिक्किम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्किम है और फिशरी डिपार्टमेंट की वसादत से मैंने यहाँ पे ये इस्टाब्लिश किया है। ये यूनिट ट्राउट यूनिट मैंने लगाया है। मुझे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं, बीवी है और मेरा अच्छा खासा घर इसमें चल रहा है, तो मुझे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है।
जिस तरह हर इलाका अपनी किसी मखसूस सौगात की वजह से जाना जाता है, उसी तरह वादी भी ट्राउट मछली की अफजाइश नस्ल और खुराक के हवाले से शोहरत रखती है। ट्राउट मछली साफ पानी में पाई जाती है जो इंतहाई हसीन और खूबसूरत होती है। यहाँ इसकी अफजाइश नस्ल पर खुसूसी मेहनत की जाती है। हुकूमत के जरिए दिए जा रहे इमदाद की बदौलत गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान वादी में मछली के कारोबार को काफी फरोग मिला है। खास बात यह है कि समाज का कमजोर तबका अगर इस कारोबार में मुलव्विस है तो हुकूमती इमदाद ज्यादा होती है। जो हमारी ये स्कीम है ये प्राइम मिनिस्टर्स मत्स्य संपदा योजना, इसमें 60:40 मतलब सपोज अगर हमारा 5.5 लाख का यूनिट कास्ट है एक ट्राउट फार्म का जो प्राइवेट सेक्टर में हम एस्टैब्लिश करते हैं, तो उसमें बेनिफिशियरी को 60% शेयर करना पड़ता है और जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 40% देती है। लेकिन इसमें एक छूट है, हाँ छूट तो डेफिनेटली है। इसके लिए जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या वुमेन्स है, उनमें से 60:40 मतलब 60 देती है गवर्नमेंट और 40 देती है, 40 कंट्रीब्यूट करना है बेनिफिशरी को। तो हमने जो आज तक यहाँ पे एस्टैब्लिश किए हैं ऑलमोस्ट 70 के करीब हमने ट्राउट और कार्प फार्म्स एस्टैब्लिश किए हैं इस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। इसमें जो ज़्यादा हमें फ़ायदा देखने को मिला है वो है ट्राउट फार्मिंग में। मछलियों की अफजाइश इस वक्त दुनिया भर में कारोबार का एक बड़ा जरिया है, क्योंकि मछली पूरी दुनिया में इंसानों की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए निहायत अहम मानी जाती है। तिब की दुनिया में भी इंसानी सेहत के लिए मछली की अहमियत हमेशा से मुसल्लम रही है। मछली कल्ब के मरीजों के लिए बहुत मुफीद होती है। इसमें पाए जाने वाले ओमेगा 3 दिल और गुर्दों को मजबूत बनाता है। इन्हीं खासियत की वजह से वादी में माही परवरी का कारोबार तेज होता जा रहा है और इस सिमत में मुतालिका महकमे की जानिब से इमदाद की बदौलत बड़ी तादाद में नौजवानों को रोजगार हासिल हो रहा है। मैंने बीए किया है, मैं बेरोज़गार थी और मुझे सेंट्रल स्कीम के तहत फिशरीज़ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने एक फिश पॉन्ड दिया है, फिश फार्म मैंने एस्टेब्लिश किया है। ट्राउट फिश है और यहाँ से ये फिशेस हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं बड़े दिनों पे आते हैं, लेते हैं और हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मेरी तरफ से मैं अपने भाई बहनों को मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी बेरोज़गार भाई बहन हैं उनको अगर वो ये इन स्कीमों के तहत फ़ायदा वो उठा सकते हैं, उन्हें रोज़गार भी फराहम हो सकता है। हमारे घर में सभी इसके साथ अब अटैच हो गए हैं, हम सभी इसको चलाते हैं। वादी में इन दिनों माही परवरी का रुझान बड़ी तेजी से फरोग पा रहा है, जिससे मछलियों की खरीद फरोख्त में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वादी की ट्राउट मछली यहाँ आने वाले सयाहों की पसंदीदा खुराक भी है। यूं तो गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में मछली का कारोबार अपने उरूज पर होता है, मगर मौसम सरमा में तो मछली की मांग ज्यादा ही बढ़ जाती है। खास तौर से ट्राउट मछली तो हर एक की पसंद में शामिल है, इसलिए बड़ी तादाद में वादी के अवाम फिश फार्मिंग की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सैयद अली बेग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के बाबा जान ऐसे कौम परस्त रहनुमा हैं जिनमें मकामी अवाम के हक की आवाज उठाने का हौसला है। पाकिस्तान उनके साथ किसी दहशतगर्द जैसा सुलूक कर रहा है। बाबा जान को रिहा करो। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को लूटने के लिए पाकिस्तानी आईन में तरमीम किया जा रहा है, जिससे यहाँ के वसाइल को लूटने में पाकिस्तान और चीन को आसानी होगी, लेकिन ये हमारी शिनाख्त के लिए नुकसानदेह है। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के सालाना इजलास के दौरान पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के शहरी मोहम्मद सज्जाद राजा ने रोते हुए बताया कि पाकिस्तान हमारे साथ जानवरों जैसा सुलूक करता है। उन्होंने ये भी बताया कि नाम निहाद आजाद कश्मीर में पाकिस्तान दहशतगर्द कैंपों को चला रहा है।
जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात का यकीन दिलाया है कि हुकूमत का मकसद है कि अवाम के डोर स्टेप पर गुड गवर्नेंस को पहुंचाया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से तरक्याती मंसूबों का महज ऐलानात ही नहीं किया जाना है, बल्कि इन इक़दामात पर अमल भी किया जाएगा। DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3D लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की शुरुआत हो गई है। ये तिब्बी खिदमत जम्मू कश्मीर में पहली बार शुरू की गई है। कश्मीर पिवट ने दिलकश पहाड़ और आबी जखीरे की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि खूबसूरत जम्मू कश्मीर जन्नत सरीखा है। दिन ब दिन दुनिया भर के तमाम मुमालिक में रिवायती काश्तकारी से आमदनी को बढ़ाने के लिए इससे मुतालिक ज़राए पर तवज्जो दी जा रही है। इनमें सबसे ज़्यादा आमदनी वाला सेक्टर बागवानी को माना जा रहा है, जिसमें काश्तकारों को अच्छा खासा मुनाफा होता है। लेकिन बात अगर गिलगित बल्तिस्तान की करें तो यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही चलता है। यहाँ हुकूमत की नाअहल और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के सबब ये मुनाफा बख्श सेक्टर भी घाटे का सौदा बनता जा रहा है। ज़रखेज़ ज़मीन और बागवानी के लिए बेहतर आबो हवा के बावजूद भी मेहनत कश काश्तकार लगातार घाटा उठा रहे हैं। इन्हें वक्त पर ना तो ज़रई पैदावार बढ़ाने वाली खाद मैसर होती है और ना ही कीड़ों को भगाने वाली कीमियाई दवाई मुहैया होती है। नतीजतन इससे वाबस्ता अफराद अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मकामी काश्तकार और बागबान यहाँ की बेहतर आबो हवा और ज़रखेज़ मिट्टी से पैदा किए गए मेवों को बेचकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ हुक्मरानों की जानिब से ऐसा कोई भी मंसूबा मौजूद नहीं है जिससे मकामी काश्त और बागबानी को बढ़ावा मिल सके। इस सौतेले रवैये से काश्तकार बिल्कुल ही मायूस नजर आते हैं। इसका दर्द इनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। न ही इन्हें हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद मिलती है और न ही नई तकनीक के बारे में मालूमात। ऐसे में काश्तकार परेशान हैं, लेकिन उनकी परेशानियों के बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है। एग्रीकल्चर जब तक डेवलप नहीं होगा कोई भी मुल्क वो नहीं होगा। इस वक्त हम 200 किलो 250 किलो का दाल 1 किलो ले लेते हैं। अगर हम अपनी ज़मीनों पर ये काश्त करेंगे तो ये ट्रेनिंग हमें कौन देगा? देने वाले तो यही एग्रीकल्चर वाले हैं। तो ये हमारी गुजारिश ये होगी कि इसको प्रमोट किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर को ही ले लीजिए। अगर अच्छी फसलात होंगे, इस वक्त हम एक आटे के थैले के लिए पंजाब की तरफ हमारी नज़रें झुकी है। तो हम यहाँ अगर ख़ुद कफ़ील हो जाएं, थोड़ी बहुत हर जगह हर आदमी के पास ज़मीन है, अगर ये हमें ट्रेनिंग दे देंगे तो इससे हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और उनके बताए फार्मूले पर हम अमल करेंगे तो हम उसके अद्वियात का इस्तेमाल और कीड़ों से बचाव की दवाएँ ये इस्तेमाल करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। ये लोग इस बात से नाराज हैं कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों में ज़ेरात से वाबस्ता लोगों को बड़ी बड़ी रकम सब्सिडी के तौर पर दी जाती है, लेकिन जब बात गिलगित बल्तिस्तान की होती है तो हुक्मरान लापरवाह हो जाते हैं। ये लोग बड़े ही जतन के साथ इन दरख्तों की देखरेख करते हैं, लेकिन जब मेवे उतारने का वक्त आता है तो इनमें कीड़े लग जाते हैं। इन कीड़ों से बचाव के लिए इनके पास ना तो कोई तदाबीर है और ना ही दवाइयाँ। महकमा ज़ेरात की तरफ से भी इन लोगों की मदद के लिए ना तो किसी तरह की कोई नर्सरी है और ना ही वर्कशॉप ही मुनक्किद किए जाते हैं, जिससे यहाँ के बागात किसी उजड़े चमन की तरह दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, जिसमें पार्टिकुलरली उस महकमे की ज़िम्मेदारी बनती है, महकमा ज़राअत है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाए, उस हवाले से कोई काम करें, कोई इस बारे में कोई ठोस इक़दाम उठाएं। लेकिन वो अपने सालाना चंद शजरकारी के मुहिम में चंद पौधे तकसीम करने के अलावा उनका कोई रोल आगे हमें नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से जो है यहाँ पे ज़्यादा उनको रहनुमाई नहीं मिलती। जो लोग फ्रूट के ख़रीद और फ़रोख्त में जो है उस कारोबार से वाबस्ता है, उनको कोई रहनुमाई नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनको करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान के इशारे पर ही गिलगित बल्तिस्तान में बैठी हुकूमतें ये सारा खेल खेलती रही हैं। मकामी हुकूमतों ने दूसरे शोबों की तरह ही बागवानी के शोबे को भी ताक पर रख दिया है। एक वक्त था जब लोग काश्तकारी के जरिए अपना
और अपने अहले खाना का गुजर बसर बड़ी आसानी से कर लिया करते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये शोबा भी हुक्मरानों की बेहिसी का शिकार बनता चला गया और आज नौबत ये है कि यहाँ के काश्तकार इस शोबे से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। बावजूद इसके किसी को भी इन काश्तकारों की फिक्र नहीं है। हुकूमत की प्रायोरिटी लिस्ट में कभी काश्तकारों का जिक्र भी नहीं होता। गिलगित बल्तिस्तान के जो किसान हैं, जो काश्तकार हैं, जो फ्रूट पैदा करने वाले लोग हैं, जो फ्रूट खरीद कर मंडियों तक पहुंचाने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई मार्केटिंग कहीं पे मार्केट दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से उनको जो है उनकी मेहनत के एवज जो उनको उजरत मिलना चाहिए, जो मुनाफा मिलना चाहिए, वो उनको मिलता नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में इस हवाले से न तो हुकूमत की कोई तवज्जो है, न इस हवाले से कोई ठोस इक़दाम किए जाते हैं। सालाना एक बजट नुमाइश के तौर पर रखा जाता है, लेकिन वो दफ्तरी अखराजात के मद में जो है खर्च किया जाता है। बाकी यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में इन तमाम फ्रूट्स को महफूज बनाकर मंडियों तक पहुँचाने के लिए कोई अभी तक न कोई तरीका तय किया गया है, न इस हवाले से कोई इक़दाम उठाया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में काश्तकारों की तादाद के बारे में कोई पुख्ता इदाद-ओ-शुमार तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात सभी जानते और मानते हैं कि यहाँ काश्तकारी छोड़ने वालों की तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खेती से उनके खुद के घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। नतीजा ये हो रहा है कि अब इस खित्ते में फल, सब्जी और अनाज पाकिस्तान से आने लगा है। दूर दराज इलाका होने की वजह से इसकी लागत भी ज्यादा पड़ती है। ऐसा कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सोची समझी हिकमत अमली के चलते यहाँ ज़राअत और बागवानी शोबा तबाही के दहाने पर आ पहुँचा है। जम्मू कश्मीर की मकबूलियत सिर्फ कुदरती खूबसूरती तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये अच्छी क्वालिटी के अनाज और मेवों की पैदावार के लिए भी जाना जाता है। अगर बात यहाँ के सूखे मेवों, खास तौर पर अखरोट की करें तो गुज़िश्ता बरस से कबल इस दफ़ा इसकी पैदावार में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसके पीछे मकामी लोगों की मेहनत और लगन तो कारफरमा है ही, साथ ही CITH महकमे की जानिब से वक्त पर मुहैया करवाई जाने वाली अहम जानकारियाँ भी सबसे बड़ी वजह है, जिसका इन्हें भरपूर फ़ायदा मिल रहा है। पेश है हमारी रिपोर्ट। मौसमी बरसात के खत्म होने और मौसमी सरमा की आमद के साथ ही वादी के बेशतर सूखे मेवों के बागात में काम करने वाले लोगों की मशरूफियत भी बढ़ जाती है। इन खूबसूरत बागों में अखरोट के बागात भी शामिल हैं। अखरोट के दरख्तों से मेवे उतारने के बाद उसे सुखाने और साफ सुथरा करने का अमल शुरू होता है। इसमें लोगों का काफी वक्त और मेहनत लगती है, तब जाकर यहाँ का अखरोट वादी के सबसे बेहतरीन मेवों की पैदावार का हिस्सा बनता है। इस साल बेहतर मौसम की वजह से अखरोट का प्रोडक्शन गुज़िश्ता बरस की पैदावार से काफी बेहतर हुआ है। इस साल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस साल बारिश हुआ नहीं, इस मौसम से अच्छा रहा फसल। इसकी वजह से कोई बीमारी भी नहीं लगा, क्यों मौसम अच्छा रहा, इसकी वजह से हमारा फ़ायदा इस साल बहुत बढ़िया होगा। तो इस वजह से हम गुजारिश करते हैं, जो भी कहीं किसी जगह पे हो तो हर जगह फसल अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा रोज़गार चलता है। हम भी एक दूसरे से मदद लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत लेबर भी होता है, वो बाहर से भी आता है, कश्मीर का भी होता है। श्रीनगर के आसपास के इलाकों में अखरोट की काफी पैदावार होती है, जिसके पीछे जहां एक जानिब मकामी लोगों की मेहनत और लगन तो कारफरमा रहती ही है, तो वहीं दूसरी जानिब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर यानी CITH महकमे की जानिब से दी जाने वाली तकनीकी मालूमात और साजगार मौसम भी बड़ी वजह है। बेहतर पैदावार के लिए काश्तकारों को फील्ड विजिट से लेकर मुख्तलिफ वर्कशॉप्स तक करवाए जाते हैं, जहां इन लोगों को कई अहम मालूमात से आगाह कराया जाता है, जिस पर अमल करते हुए अखरोट की पैदावार में बेहतरी के साथ साथ इजाफा भी दर्ज किया जा रहा है।
हम ग्रोवर को शुरू से कहते हैं, जब हम इनको प्लांटिंग मटेरियल यहाँ से देते हैं उसके साथ हम इनको गाइडेंस भी देते हैं और किसी किसी जगह जाके डिमॉन्स्ट्रेशन भी देते हैं कि ग्राफ्ट जब ले जाते हैं उसको हैंडल कैसे करें, उसको लगाएं कैसे, पहले साल कैसे उसकी देखभाल करनी है, उसमें खाद कितनी डालनी है, उसमें खाद किस समय पे डालनी है। बहुत आदमी ये सोचते हैं कि अखरोट में खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है या कम पड़ती है, ऐसी बात नहीं, इसको भी खाद की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट टाइम पे इसको खाद डालते हैं, गड्ढा बनाने से लेके जब तक ये फल देता रहेगा। कश्मीरी अखरोट अपनी बेहतर क्वालिटी और जायके के लिए मशहूर है, इसलिए मुल्की और बैरूनी ममालिक में भी इसकी बहुत डिमांड है। कश्मीर आए सयाह भी अखरोट काफी पसंद करते हैं और यहाँ से रवानगी के वक्त उसे जरूर खरीदते हैं। इसके अलावा इसकी काश्तकारी की वजह से काफी लोगों को रोजगार भी मुहैया होता है, जिसमें काफी तादाद मकामी बाशिंदों की ही होती है। इंशाल्लाह इस साल तो बहुत अच्छा क्वालिटी है और फसल भी अच्छा है और गिरी भी बहुत अच्छा है, और जो आज हम काम करता है हम वही उतारता है जो अच्छा है, जो तैयार हुआ हम उसी को उतारता है। जम्मू कश्मीर में कुदरती वसाइल के साथ बड़ी मिकदार में आबी जखीरे मौजूद हैं, जिसकी बदौलत यहाँ बेहतर किस्म की जरई पैदावार मुमकिन हो रही है। इसके अलावा इंतजामिया भी इसे बेहतर बनाने के लिए कई ठोस इकदामात कर रही है, जिसकी बदौलत मरकज के जेरे तहत जम्मू कश्मीर में शोबाई काश्तकारी की अपनी अलग पहचान बन रही है। और यही वजह भी है कि दिन ब दिन न सिर्फ अखरोट बल्कि दूसरे मेवों की मांग भी बढ़ती जा रही है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।